अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन मेथड। ये टॉपिक हमारा एफएससी के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन है। एफएससी के लिहाज से भी जो स्टूडेंट हायर स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर हैं या वो केमिस्ट्री में इसको टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए इस टॉपिक को मैंने कॉमन तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि केमिस्ट्री वाले को भी फ़ायदा हो और फिजिक्स वाले को भी फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट आपको व्हाइट बोर्ड पे दो डायग्राम नज़र आ रही होंगी, एक राइट वर्ड तरफ है और दूसरी हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रही होगी। पहले हम लेफ्ट को देखेंगे कि एक्चुअल इसके अंदर हो क्या रहा होगा। उसके बाद हमारी जो एफएससी की बुक है उसके लिहाज से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन से। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लो कि इन 1909 आर ए रॉबर्ट मिलीकॉन साइंटिस्ट का नेम था। उसने एक टेक्निक दी थी, उस टेक्निक की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑयल ड्रॉप मेथड उसने दिया था हमें कि 1909 रॉबर्ट मिलीकॉन डिवाइस टेक्निक टू फाइंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो उसी को हम कहते हैं मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड। ये हमारा टॉपिक होगा, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फिजिक्स स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम देखते हैं इसकी सबसे पहले लेफ्ट की तरफ जो डायग्राम बनाई मैंने, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखो तो आपको दो प्लेट्स नजर आ रही होंगी। अपर प्लेट को मैंने पी कहा था, लोअर प्लेट को मैंने पी डैश कहा था या पी प्राइम कह लें आप। तो पी और पी प्राइम को हमने मेटेलिक प्लेट्स लेनी है और इस मेटेलिक प्लेट्स के अपर साइड पे हमने क्या करना है, इसमें होल एच होना चाहिए ताकि इसमें से ऑयल ड्रॉप नीचे वर्टिकली फॉल हो सके। इन दोनों के दरमियान जो हमें डिस्प्लेसमेंट रखना है वो कौन सा होगा, डी। अपर प्लेट और लोअर प्लेट के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो हमने डी कंसीडर कर लेनी है और ये फिक्स्ड होती है, इसकी मेजर्ड वैल्यू फिक्स्ड होती है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ये हमारी पैरेलल प्लेट्स हो गई, इसमें आपने अपर साइड पर क्या प्लेस कर देना है, होल। इसके बाद इस आपने अपर प्लेट को और लोअर प्लेट को चार्ज अप्लाई करने हैं डीसी सोर्स से। तो नीचे नजर आ रहा होगा ये डीसी सोर्स है। इसको हमने हाई वोल्टेज 1000 तक वोल्टेज भी दिया जा सकता है। हाई वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई आपने देनी है इसको। इस तरह देनी है कि अपर प्लेट हमारी पॉजिटिव हो और लोअर प्लेट हमारी कौन सी होनी चाहिए, नेगेटिव, ताकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बदौलत चार्ज जो है उसके अंदर मूव कर रहा है उसकी मोशन को कंट्रोल कर सकें। तो ये इसका हमारा बैटरी का काम होता है। चूंकि चार्ज पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, हम इस बैटरी की पोलैरिटी की मदद से हम इसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ आपने लेना है एटॉमाइजर। इसमें ऑयल होगा, इसको आप जब पंपिंग करोगे इससे ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, धुंध की फॉर्म के अंदर, या आप यूँ समझिए परफ्यूम की एग्जांपल ले लें, उस तरह से ये ज़रात हमारे इसमें से निकल कर नीचे फॉल होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही आपने इसके अंदर एक कंटेनर लेना है, ये सी कंटेनर है जिसके अंदर सारा सेटअप आपका लगा हुआ होगा। उसके बाद जब ये चार्ज पार्टिकल हमारे इन दो प्लेट्स के दरमियान में एंटर होंगे तो उनको हमने आयोनाइज करना है। इन दोनों प्लेट्स के अंदर गैस होती है, बेसिकली ऑलरेडी फिल्ड की हुई गैस होती है। एक्सरे सोर्स को उस गैस में से गुजारा जाता है। एक्सरेज हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, ये उन गैस पार्टिकल से टकराती हैं और उसको आयोनाइज कर देती हैं। तो उसके आयोनाइजेशन होने से गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो इसमें आ रहे होते हैं चार्ज पार्टिकल उनके ऊपर ये पेस्ट हो जाते हैं। इस तरह इन ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव आ जाता है। ये बेटे इसका एक्चुअल बिहेवियर है, लेकिन हम एफएससी की बुक में इसको और तरीके से डील करेंगे, उसको आपने लाजमी सुनना है। पहले एक्चुअल बिहेवियर देख लो इसका। इससे एक्सरे सोर्स से आपने लाइट फॉल करवानी है, इन फॉलिंग जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनको आपने चार्ज कर देना है। अगला काम क्या करोगे, यहाँ से आपने लाइट फॉल करवानी है इस पार्टिकल को देखने के लिए। जब लाइट करेंगे तो ये सारा पोर्शन इसका विजिबल हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के दरमियान का एरिया। बाहर से आपने वॉच करने के लिए टेलीस्कोप लगानी है, लेकिन आपकी बुक में एफएससी वालों की माइक्रोस्कोप, हम दोनों को अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। इस तरह से आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आ गई। टू पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स, ये एक पैरेलल प्लेट बन गई, एक ये प्लेट दूसरी ये वाली। अपर प्लेट में होल प्लेस करनी है और आपने इनको चार्ज देने के लिए एक डीसी बैटरी सोर्स लगा देना है इनके साथ। और जब हमारे पास डी सोर्स लगाने के बाद यहाँ पे एटोमाइजर यूज करनी है, इसके आपने स्प्रे कर देना है तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप जो है नीचे आना शुरू हो जाते हैं। अपर प्लेट से यहाँ पे एंटर होंगे, यहाँ से एक्सरेज फॉल हो रही होती हैं, वो एक्सरेज गैस को आयोनाइज करती है जो ऑलरेडी इसमें फील्ड होती है। तो उससे निकलकर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कॉमुलेट हो जाते हैं आने वाले ऑयल ड्रॉप के ऊपर। इस तरह ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। इनकी मोशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये बैटरी मौजूद है। इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल हमारा एक्चुअली तौर पर ये बिहेव कर रहा होगा। लेकिन इसी अरेंजमेंट को हम देखेंगे कि हमारे एफएससी के कोर्स में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों सबसे पहले देखो
कि आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर वही पॉइंट्स, इस डायग्राम को डिफरेंट होगा। इसका प्रिंसिपल बताया था, एक्स-रे से आपने आयनाइज किया था। इसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शन से आयनाइज होना है यहाँ से। तो फ्रिक्शन से ऑयल ड्रॉप जो है यहाँ से फार होंगे, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंट सिनारियो होगा, डिफरेंट तरीके से ये काम करेंगे। इसको अब स्किप कर देते हैं, इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं। इसका जो कि हमारे सिलेबस एफएससी में नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्चुअल बिहेवियर बताया था जो इसमें हो रहा था। अब मेन देखना है आपने एफएससी के कोर्स में किस तरह से लिखा है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें भी आपने पेयर ऑफ प्लेट लेना है। पॉजिटिव प्लेट, दूसरी कौन सी होगी, नेगेटिव प्लेट। और अपर प्लेट में क्या प्लेस कर देना है आपने, होल प्लेस कर देना है। इसको किससे अटैच करना है आपने, डीसी सोर्स के साथ अटैच कर देना है। ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जो पेपर पे लिखते हैं। अपर प्लेट पे होल, पहले पैरेलल प्लेट्स, अपर प्लेट पे होल लेना है। इसको हमने चार्ज देने के लिए यहाँ पे डीसी सोर्स लगा देना है। अपर प्लेट हमारी पॉजिटिव होगी, लोअर प्लेट हमारी नेगेटिव होती है। उसके बाद अगेन हम यूज करेंगे एटोमाइजर। ये ऑयल है, यहाँ से जब ये ऑयल इसके साथ स्प्रे करेंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन इन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये इस केस के अंदर, वहां पे एक्स-रे सोर्स की मैंने बात की थी, इस केस में इसकी नोजल की फ्रिक्शन की वजह से इन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इस तरह से ऑयल ड्रॉप हमारे फॉल होना शुरू हो जाते हैं। और इस ऑयल ड्रॉप की पाथ को विजिबल करने के लिए हमें लाइट सोर्स इस्तेमाल करना है। इसके आगे कंडेंसर लेंस लगा देना है या कन्वेक्स लेंस। ये लाइट बीम को फोकस करवाएगा उस पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, विजिबल। इसको देखने के लिए बाहर हमने क्या लगाई होगी, ये माइक्रोस्कोप अटैच की होती है। इस माइक्रोस्कोप से इसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये हमारा कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है, बाहर की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इसके ऊपर नहीं हो सकती। ये अरेंजमेंट हमारी एफएससी के लिहाज से होगी। तो बच्चों हम बगैर टाइम ज़ाया करें इसकी कैलकुलेशन की तरफ देखेंगे और ये किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये। सबसे पहले आपने इस स्विच को ऑफ ही रखना है। अभी फिलहाल आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ से। ये मैं कहता हूँ ये डिस्कनेक्ट है, स्विच हमारा ऑफ है। सबसे पहले आपने प्लेट्स को लगा दिया, सेट कर दिया। मैंने बता दिया इस तरह का प्लेट्स होगा, कंटेनर होगा, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। सेंटर में ऊपर के होल होता है जिससे चार्ज पार्टिकल नीचे आते हैं। दोनों के दरमियान स्पेसिंग इसके डी होगी। डीसी सोर्स सप्लाई करना, एटोमाइजर से आपने ऑयल ड्रॉप्स को इसमें स्प्रे कर देना है। ये पॉइंट्स आपने माइंड में रख लेने हैं। तो बेटे कैसे काम करेगी देखेंगे इसकी तरफ। अब जब यहाँ से ऑयल ड्रॉप हमारे वर्टिकली फॉल होकर नीचे आ रहे होंगे, अपर प्लेट के में से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे एंटर हो जाते हैं। इसकी मैंने मोशन को स्टडी करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऑयल ड्रॉप को बहुत बड़ा सा बना दिया ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए कि इस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। ये एक वक्त में एक नहीं दाखिल हो रहा होता। इसको बेटा समझ लीजिएगा। जब आप यहाँ से एटोमाइजर से पंप करेंगे, स्प्रे करेंगे, यहाँ से बेशुमार छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल इसमें आना शुरू हो जाते हैं। जब इसमें दाखिल होंगे ना, एक वक्त में बहुत से ये दाखिल हो रहे होते हैं, छोटे छोटे ज़रात काफ़ी नीचे आ रहे होते हैं। लेकिन आपने किसी एक पार्टिकल को फोकस कर लेना है खुद। कहाँ से आप इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, यहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है आपने, फिलहाल इसको आपने स्विच किया हुआ है ऑफ। अभी ये करंट इसके अंदर कोई नहीं है। जब एक पार्टिकल को आपने देख लेना है कि वो इसमें दाखिल हो गया ना, तो फिर आपने यहाँ से स्विच को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। अब इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगी। पहले सिर्फ एक फोर्स लग रही थी जब ये नीचे आ रहा था, वो फोर्स कौन सी थी, ग्रेविटी की। अगर ये ज़रा फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी जब स्विच ऑफ था, तो वो फोर्स कौन सी थी, ग्रेविटी की। जब हमारे पास यहाँ से सप्लाई क्या आती, ऑफ सप्लाई पे सिर्फ एक फोर्स लगेगी, वो ओनली कौन सी होगी, ग्रेविटी की। जब बच्चों आप इसको स्विच को ऑन करोगे, आपको पता है ये डीसी सोर्स है, परमानेंट पॉजिटिव होता है, परमानेंट नेगेटिव। इसमें पोलैरिटी चेंज होने के चांस नहीं होते, या पोलैरिटी चेंज होती नहीं। ऑलवेज पोलैरिटी डीसी सोर्स की कांस्टेंट रहती है। इसको पॉजिटिव करने से अपर प्लेट पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। लोअर पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब बच्चों जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी कौन सा चार्ज था, फ्रिक्शन से पैदा हुआ था, वो नेगेटिव था, जो इसकी नोजल की वाल से फ्रिक्शन के ऊपर ऑयल ड्रॉप पे आया था। जब ये यहाँ से नीचे जा रहा होगा तो ग्रेविटी किधर पुल कर रही होगी इसको, डाउनवर्ड। लेकिन जब हमने बैटरी सोर्स लगाएंगे, ये प्लेट कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नीचे वाली कौन सी हो गई, नेगेटिवली चार्ज होगी। अब क्या करेगा, नेगेटिव को, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। अपर प्लेट क्या करना शुरू कर देगी, अट्रैक्ट करेगी। इस तरह इस पे लगने वाली कितनी फोर्सेस हो जाएंगी, 2।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दूसरा किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इनिशियली तौर पर आपने इस बैटरी सोर्स को ऑफ रखना है। जब ये यहाँ से फ्रिक्शन से चार्ज आएगा इन पे नेगेटिव, उसकी वॉल जो है ना ऑटोमाइजर की नोजल से निकलने के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नीचे फॉल हो रहे होंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों वॉल फॉल होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक ही फोर्स लगती है इनिशियली, वो फोर्स होती है ग्रेविटी की। पहले आपने स्विच ये ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है प्लेट के दरमियान, तो ये फ्रीली फॉल मूव होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आता था। जब आपने इसमें एक वक्त में काफ़ी ज़रात उसमें एंटर हो रहे थे, छोटे छोटे स्फीयर नज़र आ रहे होते हैं बाकायदा, आपको माइक्रोस्कोप से बाहर से आप देख रहे होते हैं, छोटे छोटे स्फीयर उसमें नज़र आते हैं। किसी एक पॉइंट को आपने फोकस कर लेना है, उसको फोकस करने के बाद स्विच आपने ऑन करना है, उसके ऊपर नॉब होती है, उस नॉब को स्पिन करके आपने उसकी वोल्टेज ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज कम ज़्यादा करके आपने उस चार्ज पार्टिकल को प्लेट के दरमियान सस्पेंडेड फॉर्म में ले आना है। जब सस्पेंडेड फॉर्म में ले आएंगे, अब इस पे हम चार्ज फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से। पहला काम बच्चों, इसके ऊपर लगने वाली दो फोर्सेज हैं, एक कौन सी लग रही है, ग्रेविटी की डाउनवर्ड, दूसरी कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपवर्ड। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में आपने इसकी मोशन को कंट्रोल किससे किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो चुकी है इस प्लेट के दरमियान में, ठीक है। इस तरह से ये फील्ड की वजह से आपने इस चार्ज पार्टिकल की मोशन कंट्रोल किया हुआ, आपने इस पार्टिकल को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। पार्टिकल कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है बेसिकली। इस पे दो फोर्सेस लग रही थी, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटी की। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होगा F/Q। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो Q डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बच्चों आपने पढ़ी हुई है, शुरू में बताया था मैंने आपको। तो फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगा, E इंटू क्यू के इक्वल। ये इलेक्ट्रिक फोर्स आप यहाँ पे पुट करो, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू की फॉर्म में, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, mg के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन आपको इस तरह से बन गया। अगर क्यू निकालना चाहते हैं, क्यू किसके बराबर आ गया, या इसके अंदर आप ऐसे करो, E की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर देते हैं। E इक्वल टू क्या होगा, VD के। E इक्वल टू क्या होता है, V/D। ये फार्मूले बेटे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हुए हैं कि E इक्वल डेल्टा V/डेल्टा R भी पढ़ा था। E इक्वल टू V क्या होता है, D। V से क्या मुराद है, अप्लाइड वोल्टेज। D से मुराद क्या है, इन दोनों प्लेट के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको मैंने D कहा हुआ है। तो इस तरह का जब फील्ड पैदा होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी दरमियान में स्पेसिंग पे। तो इस प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस तरह से फाइंड करेंगे हम। अब बच्चों यहाँ E की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, V क्या आ जाएगा, D इंटू क्यू, किसके बराबर आ गया, ये mg के इक्वल। अगर चार्ज फाइंड करना है किसके बराबर आ जाएगा, mgd ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, v। ये हमारी कौन सी आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। इस तरह से q बराबर किसके आ जाएगा, mgd ओवर क्या आ जाएगा, v की फॉर्म में। ये मैथमेटिकल फार्मूला बन गया है चार्ज फाइंड करने के लिए। तो बच्चों इसमें अगर देखें तो d तो आपके दरमियान ये स्पेसिंग होती है, और ये क्या रहती है, कांस्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है, जी भी पता है आपको, 9 पॉइंट कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी वैल्यू नॉन है। वी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल है, ये भी आप यहाँ से वोल्ट मीटर की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी मौजूद है आपके पास। तो पीछे बच्चों कौन सी चीज़ अननोन रह गई आपके पास, चार्ज फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, मैस की। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसको मैस के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटी के इक्वल पुट किया, इसकी रिलेशन बना दिया। E की वैल्यू कितनी होती है इस केस में, कि पोटेंशियल को अगर डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करें क्या मिलता है हमें वहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा फील्ड ज़्यादा होगा, जितनी इसकी स्पेसिंग ज़्यादा होगी उतना फील्ड हमारा कम होगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो चार्ज किसकी इक्वल आ गया, mgd ओवर क्या आ जाएगा, v। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, q इज इक्वल टू mgd ओवर v की फॉर्म में इक्वेशन 1 बन गई। अब d भी नॉन है, ग्रेविटी की वैल्यू भी जी 9.8 नॉन है, पोटेंशियल भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। पीछे रह गया हमारा मैस। अब हम मैस को फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वेशन मैंने पहले लिखी हुई ऑलरेडी। तो आपको पता है कि अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है मैस को। डिटर्मिनेशन ऑफ मैस के लिए फिर दोबारा एक पैराग्राफ थ्योरी का लिखना है। अब ये हमारा चार्ज पार्टिकल सेंटर में सस्पेंड हो चुका, अब क्या करोगे,
मैथ्स कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले बच्चों आपने स्विच को ऑफ करना है। जब ये स्विच हम ऑफ करेंगे इट मीन इनके ऊपर चार्ज जो था वो ख़त्म हो चुका, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी इसके दरमियान क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है। तो ये सारा चार्ज दरमियान से ख़त्म, फील्ड भी यहाँ पे क्या हो गया? दरमियान में ज़ीरो हो गया। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी वो भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी? ग्रेविटी की। इस तरह से ये लाइनें लगी रहने थे, तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। अब ये ग्रेविटी की फोर्स जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उस ग्रेविटी की एक अगेंस्ट फोर्स लगना शुरू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। कि जब हम स्विच को ऑफ करेंगे पार्टिकल क्या होगा? फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ होना शुरू होगा। जैसे वो पार्टिकल डाउनवर्ड आना शुरू होगा, अब उसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी जो एयर लगाएगी। ग्रेविटी किधर लगा रही है फोर्स? डाउनवर्ड। जो एयर लगाएगी वो फोर्स कौन सी होगी? अपवर्ड। इस तरह इधर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी? अब ड्रैग फोर्स। नीचे की तरफ कौन सी लग रही है? ग्रेविटी। तो जितनी ग्रेविटी की लग रही होगी उतनी क्या होगी? ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी की फॉर्म में लिख देना है। तो फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू के। आपने पढ़ा हुआ है बच्चों ये। फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट किसके बराबर होगा? उसके एम जी के इक्वल होगा। तो लिहाजा ये लगने वाले ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी के फॉर्म में आ गई। और अगर आपने इस एफ की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? एम जी। एम जी किसकी इक्वल आ जाएगी? 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी की फॉर्म में। अगर मैथ्स निकालें तो मैथ्स का फॉर्मूला क्या बन गया? 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर क्या आ गया? जी। तो बेटे अब मैथ्स फाइंड करेंगे। मैथ्स को फाइंड करने में फिर प्रॉब्लम हो गया। 6 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ईटा भी हमारी कांस्टेंट, वी टी और आर चाहिए आपको। एक ये रकम चाहिए और एक ये चाहिए, तब जाके मैथ्स निकलेगा। अगली कैलकुलेशन फाइंड करते हैं हम इसके अंदर, ताकि हम मैथ्स फाइंड कर सकें। तो मैथ्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस फार्मूले के अंदर 6 पाई भी कांस्टेंट, ईटा भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, आर भी फाइंड करना है आपने, इसकी वी टी भी फाइंड करनी है। 2 रकमें चाहिए आपको। तो मैं पहले वी टी निकालने के मेथड बताता जाऊँगा आपको। तो बेटा वी टी किस तरह से निकालोगे? वी टी इक्वल होगा हमारे पास एस ओवर टी। ये फार्मूला होगा वेलोसिटी निकालने का, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके ऊपर अगर मैं कहूँ कि इसकी वी टी फाइंड करो तो किस तरह से फाइंड करोगे? फॉर्मूला क्या है? एस ओवर टी। एस कैसे फाइंड करना है? ये 2 प्लेट्स होती हैं, इनके दरमियान ये मैंने लाइनिंग पहले भी शो की थी, दोबारा फिर शो कर रहा हूँ। इन लाइन में बच्चों फासला होता है मिलीमीटर में। अगर आपने इस पॉइंट से ये मोशन ऑब्जर्व करना शुरू की थी पार्टिकल, इस पॉइंट से यहाँ से मूव करके वो पार्टिकल सपोज करो यहाँ पहुँच गया, इस लाइन के दरमियान फासला कहते हैं 5 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर सपोज कर लो आप। तो ये भी हमारा 5 मिलीमीटर, ये इसके दरमियान भी 5 मिलीमीटर, ये भी क्या हो गया? 5 मिलीमीटर। इस तरह ये लाइनें पहले ही इस प्लेट के अंदर मेंशन होती हैं, ये बाद में ही लगाते हैं हम, या यहाँ पे स्केल रख के मेजर नहीं करते। इन दोनों प्लेट के अंदर पहले ही वर्टिकल लाइंस लगी हो, हॉरिजॉन्टली सॉलिड लाइंस लगी होती हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। इस तरह आप इस पार्टिकल की मोशन यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, इस पॉइंट तक आ जाती है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चीज़ फाइंड कर लेते हैं? एस। फिर आपने देखना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा उसको? टी। तो एस ओवर टी का फार्मूला यूज़ करके आपने वी टी निकाल दिया। वी टी तो बच्चों हल कर दिया हमने। फिर मैथ्स के लिए एक और रकम चाहिए, वो कौन सी चाहिए आपको? आर चाहिए। अगला काम हम करेंगे आर को फाइंड करने वाला। वी टी आप डिस्टेंस की मदद से निकाल दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि आर कैसे फाइंड करते हैं। आर को फाइंड करने के लिए हम इसके अंदर फार्मूला दोबारा यूज करने वाले हैं टू फाइंड आर। ये वी टी आ गया। पहले बच्चों हमने की थी ये इक्वेशन, Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। यहाँ से मैथ्स फाइंड करने के लिए हमने, यहाँ से अगर हमने मैथ्स फाइंड करना था, मैथ्स फाइंड करने के लिए हमने ड्रैग फोर्स का फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट की इक्वल होती है, तो मैंने इक्वल रखकर यहाँ से मैथ्स निकाला। मैथ्स के फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी। पहले क्या चाहिए आपको? वी टी। वी टी कैसे निकालें वो मैंने मेथड बता दिया आपको कि यहाँ पे लाइंस लगी होती हैं, पहले ही मौजूद होती है, इसमें 3 या 5 मिलीमीटर का फासला होता है, ऑलरेडी पता होता है हमें। यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल को यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपने ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, 5, 3, 10, 15 मिलीमीटर फासला है आपके पास। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की सपोज करो टाइम कितना लगा आपको, 4 सेकेंड। तो टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी, आप वहाँ से उसकी वी टी फाइंड कर सकते हैं। जो बहुत स्लो मूव करके आ रहा होता है वी टी आपके पास बहुत स्लो, बहुत कम वैल्यू आएगी, तो वो आप फाइंड कर लोगे आसानी से। अगला काम है डिटर्मिनेशन ऑफ आर। इसको देखो, अब ये सारा काम आपने स्विच ऑफ करके किया था। डिटर्मिनेशन ऑफ आर, डिटर्मिनेशन ऑफ आर। तो बच्चों आप में डेंसिटी पड़ी हुई क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। अगर बच्चों हम इसका मैस का फार्मूला इधर ले आए, वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, मैस अगर आपने फाइंड करना है डायरेक्टली तौर पर तो इधर आ जाएगा रो इंटू क्या आ जाएगा, वी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है, यहाँ पुट कर दो। एम किसकी इक्वल आ गया, मैं वी की वैल्यू पहले लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या आ गया, रो। तो एक मैस का फार्मूला आपने यहाँ से बना दिया। तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो की फॉर्म में। एक मैस बच्चों हम पहले निकाल के आए थे, ये वाला मैस मौजूद है। इसको इक्वेशन कौन सी कहा था हमने, 1। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, 2। और ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, 3। यहाँ तक बच्चों हमारे पास ये रिलेशन आपके सामने है कि पहले हमने मैस फाइंड करने के लिए ड्रैग फोर्स का इस्तेमाल किया, उसमें से हमने एक मैस की इक्वेशन बनाई, इस तरह से आ गई। फिर इसके अंदर हमें फाइंड करने के लिए वी टी चाहिए था, वी टी इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्लियर था। आर फाइंड करने के लिए हमने डेंसिटी का रिलेशन इस्तेमाल किया, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के, तो मैस यहाँ से निकल आया। दो फार्मूले बन गए, एक ये वाला मैस का, एक ये वाला। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। दोनों को कंपेयर कर देना है। अब हम इसको इस साइड पे हल कर देते हैं। ये दो रिलेशन रहे आपके, इनको हम हल करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तीन दोनों कंपेयर कर दो। ये वाली है और तीसरी वो आ रही है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब 6 पाई ईटा, और साथ क्या आ जाएगा, आर इंटू वी टी, नीचे क्या आ जाएगा, जी। इसके साथ रो भी आ रहा है तो आपने रो भी लिखना है, इधर आपके पास रो भी आना था इस तरह से। पाई के साथ पाई क्या हो गई, कैंसल। ये एक आर, इससे एक आर कट गया, कितना रह गया, 2। अब बाकी देखो, ये 3 डिवाइड इधर आकर क्या हो गई, मल्टीप्लाई। 3 क्रॉस क्या हो गया, 6। ईटा साथ क्या आ गया, वैसे का वैसे। वी टी भी क्या आ गया, वैसे का वैसे। 4 मल्टीप्लाई, नीचे आकर क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। और रॉ भी इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो गई, डिवाइड। रॉ और जी साथ वैसे का वैसे आ गया। अब बच्चों यहाँ से एक आर से एक आर कट गया था, क्या बचा था, आर स्क्वायर बच गया। 2 1s आर, 2 2s आर 4, 2 3s आर कितने हो गए, 6। यहाँ से हमारा नेक्स्ट रिलेशन कुछ इस तरह का हो गया। ये था हमारे पास आर स्क्वायर आ गया आपके पास, 3 क्रॉस 3 कितना हो गया, 9 ईटा, साथ क्या आ गया इसके, वी टी। वो निकालने का मेथड आपको बता दिया मैंने, नीचे क्या आ जाएगा, 2 रो जी। स्क्वायर खत्म कर दोनों तरफ क्या कर लोगे, अंडर रूट ले लो। आर का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, आर इज इक्वल टू आ गया 9 ईटा वी टी ओवर क्या आ गया, रो जी की फॉर्म में। चलो मैं इसको नीचे रेल कर लिख देता हूँ। आर इक्वल किसके आ गया, 9 ईटा वी टी ओवर क्या आ गया, 2 रो जी। इस तरह से आपके पास अंडर रूट इसके ऊपर लेना था। आर का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ज्यादा कैंसिल। आर का हमारे पास फार्मूला बन गया 9 ईटा ओवर 2 रो जी की फॉर्म में हमने इस रिलेशन को कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, तीनों इक्वेशन को हमें डिस्कस करना है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस फार्मूले को यूज़ करके आप फाइंड करोगे चार्ज।
चार्ज का फार्मूला आपको लिखा हुआ था हमने, Q इज इक्वल क्या आया था, mgd ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, mgd ओवर हमारे पास v की फॉर्म में आया था। ये रिलेशन हमने पढ़ा था चार्ज निकालने के लिए कि चार्ज हमारे पास आया था Q इज इक्वल mgd ओवर v की फॉर्म में। इस मैथ को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, r को। r की वैल्यू पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, मैथ। पहले हम r की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, यहाँ पे पुट करें r की वैल्यू तो क्या निकल आएगा, मैथ। इस मैथ की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले क्वेश्चन 1 में, और यहाँ से क्या निकल आएगा हमारे पास, चार्ज जिसका जो भी होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन को हल करने के लिए आपने मैथ का रिलेशन लेना है। मैथ में आर आ रहा था, आर को इस मेथड से निकालेंगे, यहाँ से आर निकाल कर यहाँ पुट करोगे, आर की वैल्यू तो मैथ निकल आएगा। मैथ निकाल कर पार्टिकल का यहाँ पुट करोगे तो वहाँ से हमारे पास चार्ज निकल आएगा। इस मेथड से जो मिलीकॉन था उसने बहुत से पार्टिकल के ऊपर चार्ज फाइंड किया। चूँकि इनका साइज डिफरेंट होगा पार्टिकल का, तो हर पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कोई स्फीयर छोटा होगा, कोई स्फीयर बड़ा होगा। जब आर चेंज होगा तो मैस चेंज होगा, जब मैस चेंज होगा तो चार्ज भी क्या होगा, चेंज। इन सारे पार्टिकल पे चार्ज एक जैसा नहीं था, डिस्क्रीट वैल्यू रखता होगा। अब जब उसने चार्ज को फाइंड करना शुरू किया, उसने बहुत से स्फीयर पे चार्ज फाइंड किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि या तो चार्ज किसकी इक्वल होगा, हमारा क्यू, या तो चार्ज हमारे पास निकलेगा 1.6 × 10⁻⁴ कितना होगा, -19 कूलम, या इसका क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल से क्या मुराद है, Q इज इक्वल टू क्या होगा, N × E की फॉर्म के अंदर, कि जो चार्ज होगा वो या तो मिनिमम चार्ज उसने फाइंड किया था वो ये था, या इस नंबर का क्या होगा, मल्टीपल। n क्या होगा, 2 है, 3 है, 4, कोई भी कोई इसका प्रोडक्ट की फॉर्म में आना शुरू हो जाता। इस तरह से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे हो सकती है वो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम होगा, या इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू हो सकती है तो वो इसका क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 से लेकर ऑनवर्ड, क्योंकि 1 तो हम लिखे नहीं, 1 तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से n की वैल्यू। अब 1 से शुरू कर लो बेशक इसको, ये इंटीजर्स होते हैं आपके, इन इंटीजर के मल्टीपल के इक्वल होगा हमारा चार्ज। इस तरह से मिलीकॉन ने चार्ज को फाइंड कर लिया, और उसने ये बात कही थी कि चार्ज का रखता है, डिस्क्रीट वैल्यू रखता है, एक फिक्स वैल्यू रखता है, डिस्क्रीट होती है, अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। तो बेटे यहाँ तक था चार्ज को फाइंड करने का तरीका। दोबारा सुनो लास्ट स्टेप को, कि उसने बहुत से पार्टिकल पर चार्ज फाइंड किया, और हर एक पार्टिकल पे जो चार्ज था वो किसका इंटेग्रल मल्टीपल था, इस नंबर का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं था चार्ज के अंदर। तो उसने देखा या तो चार्ज ये निकलता था या इसी नंबर का आगे इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आता, 2 4 6 कोई भी नंबर आता उसके साथ। तो इस नतीजे पर पहुंचा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उसका 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम भी होता, और ये चार्ज की जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।